हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सफे एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वन शॉट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटीज को कवर करने वाले हैं। अब ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक्स के सभी लेसन को कवर कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये जो लेसन है बच्चों, फूड सिक्योरिटी, देखो बड़ा कॉमन सा नेम है और हर एक स्टेट, हर एक कंट्रीज को इसकी नीड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कभी भी हमारे पास जो डिजास्टर है वो आ सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए जो फैसिलिटीज है, जो इंतजाम है, वो तो कर सकते हैं। और फूड सिक्योरिटी तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट है, और इसका आप फ्रेश एग्जांपल कोविड-19 की सिचुएशन से भी अच्छे से ले सकते हो। अब क्या क्या इसके अंदर प्रोविजन दिए गए हैं, कौन कौन सी स्कीमें इसके अंदर इंप्लीमेंट की गई थी गवर्नमेंट की साइड से, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। वैसे तो नाम से पता चल रहा है, लेकिन इसके अंदर देखिए आपको तीन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जब आप फूड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझोगे। पहला जो होगा वो होगा फूड की अवेलेबिलिटी, दूसरा होगा फूड की एक्सेसिबिलिटी और तीसरा होगा फूड की अफोर्डेबिलिटी। तो ये तीनों टर्म्स को आपको याद रखना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। तो देखिए क्या बात की गई है, फूड इज एज एसेंशियल एज एयर। जैसे हमारे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे फूड भी इंपॉर्टेंट है। और फूड सिक्योरिटी मींस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल, एंड अवेलेबल फूड इज एक्सेसिबल टू ऑल, एंड एक्सेसिबल फूड इज अफोर्डेबल टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। तो ये तीनों टर्म इसके अंदर यूज है। कौन कौन सी है, एक बार थोड़ा और इसे क्लियर तरीके से समझते हैं। फूड अवेलेबिलिटी का मतलब होता है रेफर टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन कंट्रीज, यानी कि भैया भोजन का उपलब्ध होना पूरे देश के अंदर। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, मींस फूड इज विद इन पीपल्स रीच, यानी कि वो लोगों तक पहुंच सके। चलो हमारे पास वेयर हाउस में फूड रखा है, हमारे पास फूड ग्रेन्स रखे हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंचने भी तो चाहिए। तीसरा जो है वो है अफोर्डेबिलिटी फॉर फूड रेफर टू पीपल आर एबल टू बाय इट, यानी इतना कॉस्टली ना हो, इतना एक्सपेंसिव ना हो कि लोग खरीद ही ना पाए। तो अफोर्डेबिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है, और इन चीजों के लिए हम क्रिएशन करते हैं बफर स्टॉक का, जो कि इसी सिस्टम में हमें जानने को मिलता है। और ये टॉपिक आपके लेसन में भी दिया, जिसे हम आगे कवर भी करेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों फूड सिक्योरिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई फूड सिक्योरिटी, आखिरकार फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। तो रीजन तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक कॉमन रीजन के साथ समझेंगे। फूड सिक्योरिटी इज हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर व्हेन देयर इज लैक ऑफ फूड। तो जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, चाहे वो फ्लड का आना हो, अर्थक्वेक का आना हो, या सूखा पड़ जाना, ऐसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं। ऐसे में हम देखते हैं एक कॉमन सिचुएशन में कि जहां पर फूड की कमी हो जाती है, यानी कि सर्वाइव करने के लिए हमें फूड काफी ज्यादा एसेंशियल हो जाता है। तो अगर हमारे पास स्टॉक में वो रहेगा तो ऐसी सिचुएशन में हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ईटीसी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज which creates a situation of decrease in food availability। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड, तो हमेशा से जो फूड ग्रेन्स होता है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में कभी भी क्राइसिस आ सकता है। तो इसलिए हमारे पास स्टॉक में वो जो फूड है वो अवेलेबल होना जरूरी है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। जैसा कि हमने फैमिन ऑफ बंगाल जो कि 1943 में देखने को मिला था, ये काफी बड़ा था। तो ये एग्जाम में भी आता है, तो आपको बस इसकी डेट याद रखनी है, 1943 वाला। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो कि है हु आर फूड इनसिक्योर, यानी कि फूड इनसिक्योर किन लोगों का है, उनके बारे में बात करनी है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, सेकेंड हम बात करेंगे इन अर्बन एरियाज की। पर्सन हु एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबर्स आर फूड इनसिक्योर। दीज लेबर कम अंडर सीजनल वर्कर्स एंड हैव लो वेजेस। तो अर्बन एरिया के अंदर तो ये लोग आ जाते हैं जिनके ऊपर डेली वेजेस का वर्क होता है, क्योंकि अगर वो हर दिन काम करेंगे उसको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर जिस दिन उनके पास काम नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years जो काफी डिपेंडेबल होते हैं। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर आर आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर। तो ये तो 3 कैटेगरी होगी। इसके अलावा और कौन कौन हो सकते हैं, देखिए, पर्सन हु इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट और पीपल कम बिलो पॉवर्टी लाइन आर आल्सो फूड इनसिक्योर, यानी कि जो बीपीएल कैटेगरी के लोग होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, ये भी इनका भी फूड इनसिक्योर है। पीपल बिलोंगिंग टू सम शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी आर आल्सो कम अंडर द हेड ऑफ फूड इनसिक्योर। तो जो बैकवर्ड क्लासेस होती है, एससी एसटी ओबीसी, इनका भी फूड इनसिक्योर माना जाता है। और साथ ही यहां तक कि इंडियन स्टेट की अगर हम बात करें, लाइक सम स्टेट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर, जिसमें बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, यहां पर भी हमें फूड इनसिक्योर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हंगर है, भूख जो है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो टू टाइप्स की होती है, एक होती है क्रॉनिक और एक होती है सीजनल। ठीक है, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। तो अगर हम सीजनल हंगर की बात करें, व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर एंटायर ईयर, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सीजनल हंगर, यानी जिसके पास पूरे साल काम नहीं होता, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए जो सीजनल काम करते हैं ना, जैसे दिवाली के टाइम पे सीजन का टाइम है, या गर्मी में एसी का अच्छा काम रहता है, तो ये सीजनल वर्क होते हैं। तो पूरे साल उनके पास काम नहीं होता, सिर्फ नीड होती है ना, तो उसी के और उनके पास काम होता है। तो ये भी सीजनल हंगर के अंदर आते हैं, जो भी जिनका फूड इनसिक्योर होता है। इट इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ये ठीक बिल्कुल ऐसे ही एग्रीकल्चर के अंदर की फसल को उगाना और फसल को काटना। दिस इज प्रेवलेंट इन रूरल एरिया, और ये खास तौर पे हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड इन अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर, यानी कि जो डेली वेजेस वाले होते हैं, दैट देयर इज लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो भाई बारिश के कारण तो काम होता नहीं है, तो ऐसे में इनका भी फूड इनसिक्योर होता है, जो एग्जाम्पल इनको क्लेरिफाई कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। तो ये सीजनल हंगर में आता है। एक और होती है क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड और क्वालिटी, यानी कि अ पर्सन हु हैज अ लो लेवल ऑफ इनकम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रॉनिक हंगर, जिसके पास इतना पैसा नहीं है और उसकी इतनी इनकम नहीं है, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरी है, इनका फूड क्या है, वो इनसिक्योर माना जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया पता चल जाएगा। दिस टेबल शो डिफरेंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1965-1995, इस टाइम के बीच में, जो कि ऑलमोस्ट यहां से बताया गया है ये वाली कैटेगरी तक। और व्हीट जो है, गेहूं जो है, इंक्रीज बाय मोर देन 4 टाइम इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। क्योंकि एक फन फैक्ट ये भी है कि मोर देन 80% जो कल्टीवेशन होती है ना व्हीट और राइस की, वो इन्हीं दो स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, वो सबसे पहले जो उसका फर्स्ट फेज था, वो भी इन्हीं स्टेट्स के अंदर आया था। वेस्टर्न यूपी भी आप इसमें काउंट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फूड सिक्योरिटी सिस्टम लाइक पीडीएस, जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बफर स्टॉक इसके नाम से जानते हैं। यानी कि भाई गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा स्टॉक आ गया था फूड ग्रेन्स का, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, फूड सिक्योरिटी सिस्टम को लागू करती है, जिसके अंदर वो कुछ स्कीम निकालती है, और पीडीएस इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में आगे भी कवर करने वाले हैं। तो ये तो हो गया फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब बात करते हैं कि ये बफर स्टॉक क्या होता है। देखो नाम से पता चला, बफर स्टॉक, द फार्मर्स सेल देयर फूड ग्रेन्स एट मिनिमम सप्लाई प्राइस, एग्जांपल प्री अनाउंस प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट। फार्मर क्या करते हैं, यानी कि वो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी के बाद जो उनकी फसल होती है क्विंटल के अंदर आती है, उनको पहले से ही पता रहता है कि इतने क्विंटल का हमें इतना अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि ये प्री अनाउंस होता है गवर्नमेंट की साइड से। बाकी गवर्नमेंट उसे आगे चाहे जैसा बेचना चाहे उसे बेच सकती है, सब्सिडाइज रेट पे बेचना है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को, वो गवर्नमेंट की हेडेक होती है। दिस फूड ग्रेन्स स्टोर्ड इन द वेयर हाउस ऑफ एफसीआई, जिसे हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दिस स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज कॉल्ड बफर स्टॉक। अब भाई सरकार ने किसानों से तो सारा स्टॉक ले लिया, तो वो कहां रखेगी? तो ऐसे में वो अपने वेयर हाउस में रखेगी, जिसे हम एफसीआई के नाम से जानते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये यहां पे अब स्टोर होके रखा हुआ है। अब आगे इसका क्या काम होगा? आगे गवर्नमेंट इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। कैसे करेगी? तो ऐसे में वो यूज करते हैं एक स्कीम को, जिसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि इंडिया के पास स्टॉक अवेलेबल हो चुका है, तो ऐसे में वो इस स्कीम को लाती है। इसमें होता क्या, देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट सब्सिडाइज्ड रेट। तो यानी कि भाई गवर्नमेंट के पास
स्टॉक है, और गवर्नमेंट भलाई करना चाहते हैं लोगों की, यानी कि खास तौर पे गरीब लोगों की, तो उनके पास स्टॉक में सारी चीजें पड़ी है, उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पे, यानी कि मान लीजिएगा कि चावल का जो रेट है वो एक शॉप पे लेने पे 15 या 20 रुपए का है, लेकिन सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट खुद दे रही है आपको 4 से 5 रुपए में। तो इससे लोगों का ही फायदा है, यानी उन पर्सन का जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना फूड सिक्योरिटी के बारे में, तो अफोर्डेबिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है कि लोग उसे खरीद सके, और खास तौर पे कौन से लोग जो पुअर्स हैं। ठीक है, दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1992 in 1700 backward blocks in the country. This is a food security program. For the implementation of this system, many programs are launched by the government of India, like Anantyodaya Anna Yojana, which is for poorest of the poor, and the Annapurna scheme, which is for needy senior citizen. These two programs are launched in 2000. कहने का मतलब है कि PDS के अकॉर्डिंग ही क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी और कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए थे, जिसके अंदर अन्न योजना स्कीम थी। ये उन लोगों के लिए थी जो गरीब में से भी गरीब है, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीब में से भी गरीब। और दूसरी जो स्कीम थी वो अन्नपूर्णा स्कीम थी, जो पेंशन होल्डर होते हैं ना, जो कि रिटायर्ड होते हैं, वरिष्ठ नागरिक जिसे हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। उनको गवर्नमेंट खुद चीजें प्रोवाइड करवाएगी, और ये दोनों ही जो प्रोग्राम थे वो लॉन्च हुए थे ईयर 2000 के अंदर। तो एमसीक्यू क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। फॉर टेक दिस बेनिफिट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 टाइप के राशन कार्ड को इंप्लीमेंट किया था। वो कौन कौन से थे आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें अंत्योदय कार्ड्स के बारे में, तो ये वो उन लोगों के लिए था जो गरीब में से गरीब है, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। दूसरा जो कार्ड था वो बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए था, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। और तीसरा जो कॉमन लोगों के लिए था, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, जैसे कॉमन पीपल, इसके अंदर लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा शामिल आते हैं, जो कि राशन से अपना सामान आराम से ले सकते हैं। तो ये 3 टाइप के राशन कार्ड गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे। और इसके अंदर डेटा देख लीजिएगा, अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप ऑफ फेयर और फेयर प्राइस शॉप्स आर हेयर ऑल ओवर द कंट्री फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो ये मिलेगा कहां पे, इन राशन की शॉप पे या फिर फेयर प्राइस की शॉप पर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सरकार आखिरकार इस सिस्टम को क्यों लाई थी, क्या इसके फायदे थे, क्या इसके मेरिट्स थे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पीडीएस एंड मेंशन एनी 3 मेरिट्स ऑफ पीडीएस या फिर डीमेरिट्स ऑफ पीडीएस। तो यहां पे मैंने मेरिट्स भी बताया और डीमेरिट्स भी बताया, तो जरा ध्यान से समझेगा। इट हेल्प्स टू कीप फूड प्राइस स्टेबल बाय प्रोवाइडिंग फूड एट कंसेशनल रेट। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि फूड प्राइस जो है वो स्टेबल एक तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे कंसेशनल रेट पे। इसका मतलब होता है कि कम से कम कीमत पर, यानी कि सब्सिडाइज रेट आप कह सकते हो। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर एक राइस का प्राइस जो है एक नॉर्मल शॉप में जनरल स्टोर के अंदर वो 15 से 20 रुपए है, तो वही कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी 4 से 5 रुपए या 2 से 3 रुपए के आसपास। It helps to prevent large number of hunger and the famine by the way of supplying food from surplus region to deficient ones। और इसका मतलब यही था कि ये सारी चीजें उन जगहों पे ज्यादा प्रोवाइड कराएगी जहां पे हंगर जैसे सिचुएशन या फैमिन जैसे सिचुएशन क्रिएट हो। तो यानी कि इसमें उन स्टेटों से लेके दूसरे स्टेट में दिया जाएगा। मान लीजिएगा ए और बी नाम के 2 स्टेट है, ए स्टेट के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास सरप्लस में फूड जो है, और बी स्टेट जो है वहां पे फैमिन है या फिर वहां पे फूड क्राइसिस है, तो ए स्टेट से जो सरप्लस है उसके बाद वो बी स्टेट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इससे विन विन सिचुएशन होगी, दोनों का फायदा होगा। पब्लिक distribution system is purchased food grains from Food Corporation of India and create buffer stock, जैसा हमने स्टार्टिंग में करा था। Poor section of the society can easily buy food at subsidized rate from fair price shop and it has been possible through public distribution system। तो गरीब से गरीब लोगों के लिए लाई गई थी ताकि वो भी बाय कर सके, वो भी सब्सिडाइज रेट में। It assuring the farmer by the way of purchasing food at minimum support price। तो वही फार्मर को क्विंटल के बेसिस पे पहले मिल जाएगा पैसा कि भैया इतने क्विंटल करेंगे, तो स्लैब दिए होते हैं टेबल के अकॉर्डिंग कि इतने क्विंटल पे इतना उन्हें मिलेगा, जो कि प्री अनाउंस्ड प्राइस है गवर्नमेंट की साइड से। और गवर्नमेंट फिर फार्मर से सारा ले लेगी और उसका वो बफर बनाएगी और उसके बाद पीडीएस के अकॉर्डिंग उसे पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये इसके सारे मेरिट्स है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कुछ कमियां भी है, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, अच्छे बुरे दोनों होते हैं, हमें दोनों के बारे में समझने की जरूरत है। डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं कमियों के बारे में। इन दिस सिस्टम फूड grains are stored as buffer stock
जी हाँ, विच बिकम वेस्टफुल, किस वजह से? ड्यू टू ग्रेजुअली डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू डिटोरेशन, वेयर एंड टीयर एंड रोटिंग। यानी आप देखते हो वेयर हाउस के अंदर बड़े बड़े फूड जो होता है, जो अवेलेबल स्टॉक होता है, वो कभी कभी खराब भी होने लग जाता है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, वो इतना यूजफुल नहीं रह जाता, इतना अच्छे से वो स्टोर नहीं हो पाता। समटाइम प्रोडक्ट ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज माल प्रैक्टिसेस बाय द पीडीएस डीलर थ्रू सेलिंग द फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट फॉर गेटिंग बेटर मार्जिन। कहने का मतलब ये है कि आखिरकार ऐसा भी ये होता है कभी कभी कि पीडीएस के अकॉर्डिंग माल प्रैक्टिसेस भी की जाती है, यानी कि भ्रष्टाचार, करप्शन भी किया जाता है। क्या होता है, जो लाइसेंस होल्डर शॉप्स होती है ना, फेयर प्राइस वाली या राशन टाइप वाली, तो मान लीजिएगा कि गवर्नमेंट की साइड से पीडीएस के अकॉर्डिंग तो उनको 50 केजी मिला था, 50 केजी मिला था कि जी हाँ ये लोगों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो वो क्या करते हैं, 40 केजी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और 10 केजी वो बोल देते हैं अपने पास है, और डॉक्यूमेंट्स में लिख देते हैं कि जी हाँ 50 केजी है, पूरा तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 10 केजी है वो इनके पास रह गए, ये क्या करते हैं, मार्केट के अंदर उसे जो नॉर्मल प्राइस होते हैं उसके अंदर बेच देते हैं, जिसमें उनका फायदा होता है। तो ये माल प्रैक्टिसेस की वजह से भी इसके ये डीमेरिट्स के पॉइंट्स में काउंट किया जा सकता है। तो ये तो हो गया पीडीएस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या रोल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोऑपरेटिव ओपन मैनी फेयर शॉप टू सेल फूड ग्रेन्स एट कंसेशनल रेट्स। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, एक तरीके से फूड सिक्योरिटी में भी काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये भी एक तरीके से कंसेशनल रेट के ऊपर चीजों को रिलाई करती है। जैसे कुछ एग्जांपल दिए गए, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओज इन महाराष्ट्र। इट फैसिलिटेट नेटवर्क ऑफ एनजीओ फॉर सेटिंग अप बैंक ऑफ ग्रेन। इट इज अ सक्सेसफुल फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र के अंदर एक एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो यहां पर एक एनजीओ ओपन है जो कि एक तरीके से फूड बैंक है। तो लोग यहां पर एक तरीके से अपना चीजें बेच सकते हैं, वो भी कंसेशनल रेट के ऊपर, जो दूसरे लोग हैं उन्हें खरीद सके। तमिलनाडु में 94% फेयर प्राइस की शॉप है, जो कि कोऑपरेटिव्स के थ्रू ही रन की जा रही है। मदर डेयरी भी एक ऐसा है, जैसे दिल्ली के अंदर बड़ी फेमस है। मदर डेयरी इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव्स मिल्क एंड वेजिटेबल इन दिल्ली। उसी तरह अमूल जो है भैया, अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, आनंद मिल्क यूनिट लिमिट इसकी फुल फॉर्म है, गुजरात की ये बहुत बड़ी कंपनी है। इज आल्सो अ सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन गुजरात। ठीक है, तो ये आप इनकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी कि काम के बदले में फूड। तो देखिए क्या बात है, दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन नवंबर 14, 2004 इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो कब शुरू हुआ था? 14 नवंबर 2004 को 150 से ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जिलों के अंदर। दिस प्रोग्राम इज फॉर दोज रूरल पीपल हु आर नीडी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड डिजायर टू मैनुअल अनस्किल्ड वर्क, यानी कि इच्छा रखते हैं वो काम करने की, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, तो इसलिए वो अनस्किल की कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए था। द एम ऑफ प्रोग्राम इज इंटेंसिफाई द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट। इट इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दिस प्रोग्राम द फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सेंट्रल की स्कीम है तो वो एब्सोल्युटली फ्री है। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर इज कलेक्टर इन दिस प्रोग्राम, यानी कि एक तरीके से नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तैनात किया जाएगा, जो उसकी देखरेख करेगा, सारी चीजें उसके अंडर में वर्क करेगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमने स्कीम पढ़ी थी अंत्योदय अन्न योजना के बारे में, AAY। तो ये 2000 में लॉन्च की गई थी। 1 करोड़ ऑफ पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज आर कम अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन दिस प्रोग्राम। तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो गरीब से गरीब है, इन दिस प्रोग्राम पुअरेस्ट पीपल वर आइडेंटिफाई किसके थ्रू? बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे के अकॉर्डिंग। नाउ 2 करोड़ फैमिली हैज बीन कवर्ड अंडर द AAY स्कीम विद द इंक्रीमेंट ऑफ 50 लाख ईच इन जून 2003 एंड अगस्त 2004। तो ये इंप्रूवमेंट है जो हमें देखने को मिली है इस स्कीम के अंदर। इसके अलावा सब्सिडी का मतलब होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर टू फिक्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इट लीड टू फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट विल मेंटेनिंग प्रोड्यूसर प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है कि भैया गवर्नमेंट खुद पे कर रही है, अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो भैया खुद गवर्नमेंट इसमें सब्सिडाइज कर रही है, उसको 4
रुपए की दे रही है, तो जो 6 रुपए वो गवर्नमेंट अपनी साइड से उस पर्सन को, उस प्रोड्यूसर को पे कर रही है और हमको वो 4 रुपए में दे रही है, जबकि उसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। तो ये भी एक चीज होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। तो ये था बच्चों फूड सिक्योरिटी के बारे में कंप्लीट वन शॉट के अंदर वीडियो। तो कुछ क्वेश्चन भी है प्रैक्टिसेस के लिए, उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं ताकि लेसन और हमारा बेटर हो सके। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी के जो प्रैक्टिस वाले हैं उन्हीं के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया। तो मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी में हम बात करते हैं, इसके 3 डायमेंशन आप कह सकते हो। वो कौन कौन से हैं? पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि भोजन का उपलब्ध होना। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि लोगों तक वो भोजन पहुंच सके। एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि लोग उसे खरीद सकने में उनके अंदर पोटेंशियल हो, यानी कि वो कम रेट में होने चाहिए, कंसेशनल रेट पर होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है विच स्टेट आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी द इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विद द हाई इंसिडेंस ऑफ द पॉवर्टी आर मोर फूड सिक्योर इन इंडिया। फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्ट और साउथर्न स्पेशली बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन कंट्री। थर्ड क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर। तो सीजनल हंगर जो हमने बात करी थी वो एक तरीके का एग्जांपल ही है साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग का, एक तरीके से फसल का उगाना और उसको काटना। तो जो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, कोई फसल भैया फरवरी मार्च में उसे एक तरीके से उगाया गया और अगस्त सितंबर में उसे काट दिया गया, तो इतने टाइम का जो पीरियड था उसे सीजनल के अकॉर्डिंग भी इसे रख सकते हैं। यानी कि लोगों के पास स्पेशली जो एंटायर ईयर वर्क नहीं होता, वो सिर्फ पर्टिकुलर सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसे हम सीजनल हंगर कहते हैं। ये जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योर में कंसिडर किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर एंटायर ईयर। और क्रॉनिक भी कुछ इसी तरीके से है, इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाइट प्रेजेंटली इनएडिक्वेट इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। यानी कि पुअर पीपल सफर फ्रॉम द क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ वेरी लो इनकम एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवेबल। यानी कि मतलब सिंपल सा है कि जब लोगों के पास इतना अच्छा खासा अमाउंट नहीं होता, यानी कि उनकी लेस इनकम होती है, तो वो भी क्रॉनिक हंगर की लिस्ट में आ जाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते इतना ज्यादा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि उन्हें गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा रिलाई करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट उन्हें कंसेशनल रेट के ऊपर चीजें प्रोवाइड करवाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाई इज अ बफर स्टॉक क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो देखिए, अ बफर स्टॉक इज अ फूड ग्रेन इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स इन द फूड डेफिसिट एरिया एंड अमंग द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ अ सोसाइटी एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट। तो ये तो हो गया इस वजह से। अ बफर स्टॉक हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग पीरियड ऑफ क्लैमिटी। तो ऐसी कंडीशन में भी फूड जो बफर स्टॉक है था वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कोविड-19 का। हर एक सेक्टर जो था वो माइनस में गया था, डाउन गया था, लेकिन एग्रीकल्चर का जो सेक्टर था वो प्लस में था और पूरे देश को एग्रीकल्चर से काफ़ी बेनिफिट हुआ था कोविड-19 की सिचुएशन में भी। तो हर लोगों के पास जो फूड था वो क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक तरीके से स्टॉक था, तो इसलिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी, वो भी कंसेशनल रेट के साथ साथ एब्सोल्युटली फ्री भी, और वो भी डबल। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द राशन शॉप। क्या प्रॉब्लम है? देयर आर वेरियस प्रॉब्लम ऑफ फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप सच एज राशन कार्ड आर इश्यूड to those people who have their proper residential addresses. Hence a large number of homeless poor fail to get ration from these shops. तो भैया उन्हीं लोगों का राशन कार्ड बनेगा क्योंकि राशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका राशन कार्ड होगा, और राशन कार्ड उन लोगों का होगा जिनके पास प्रॉपर एड्रेस होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ पुअर जो है उनके पास हाउस होल्ड ही नहीं है, अपनी आइडेंटिटी तक नहीं है, ऐसे में उनका नहीं बन पाता, तो उनको वो जो गवर्नमेंट जो चीजें प्रोवाइड करा रही है वो उनको ना मिलके उन लोगों को मिल जाती है जो ऑलरेडी स्टेबल है या फिर स्टेबल के बिल्कुल क्लोज है। तो ये भी एक बड़े ध्यान देने वाली चीज है। द ओनर ऑफ दीज शॉप्स सेल राशन इन ओपन मार्केट एट अ हायर प्राइसेस। तो मैंने आपको बताया था ना कि गवर्नमेंट की साइड से तो 50 केजी आया था और उन्होंने भाई साहब 40 केजी बेच के 10 केजी जो है ओपन मार्केट में बेच दिया क्योंकि उसका रेट तो नॉर्मल प्राइस में मिलेगा और उसको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि वो डॉक्यूमेंट में 50 केजी है लेकिन 10 केजी उन्होंने अपने लिए बचा रखा है। समटाइम शॉपकीपर मेक वर्क्स एंटायर इन दी राशन कार्ड। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो राशन शॉप्स में हमें देखने को मिलती है। तो ये थे बच्चों आपके कुछ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, हो सके आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके हैं। और
और इसी के साथ बच्चों हमारा फूड सिक्योरिटीज का जो लेसन है वो वन शॉट में होता है कवर। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी एसएसटी से रिलेटेड चाहे एमसीक्यूज हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, वन शॉट वीडियो या फिर पार्ट में वीडियो हो, हर एक जो कंटेंट है वो बच्चों आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे एग्जांपल्स के साथ सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएगी ताकि आपके बोर्ड एग्जाम काफी अच्छे से जा सके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।